नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं को उनके अधिकार मिले और लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही साथ एक सफल व्यक्ति बनने के लिए देखा जाता है कि काफी कठोर परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नीमच में आईएएस अफसर जो है नेहा मीणा की कहानी भी कुछ ऐसी है। 2014 में 27 साल की उम्र में आईएएस बनी और आईएएस बनकर देखा जा रहा है कि एसडीएम बनी, जिला पंचायत सीईओ बनी और नीमच में 1 साल अपर कलेक्टर के पद पर बेमिसाल रहा। 2 फरवरी माह में 2022 में ज्वाइनिंग करी थी और 2022 के बाद 2023 में 1 साल पूरा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम अपर कलेक्टर नेहा मीणा से खास मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आईएएस बनने तक का सफर भी जानेंगे और आखिर आईएएस बनने के पीछे मंशा क्या है और आईएएस बनने के बाद किस तरह की मुसीबतें सामने आती है। चलिए खास बातचीत में अपर कलेक्टर नेहा मीणा से बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले प्रदेश हलचल में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आपने मुझे मौका दिया इंटरैक्शन का। मैम, महिला होकर एक आईएएस बनना, आपका सबसे पहले आईएएस बनने का हर इंसान का सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना, युवा हो या युवती हो, आईएएस हर कोई बनना चाहता पढ़ लिख कर। लेकिन आप आईएएस बने, सफलता की कहानी क्या, किस तरीके से आपको स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, सबका तो नहीं, लेकिन हम ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अमला है जिसका जो हमारे युवा वर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आजकल सिविल सर्विसेज की तरफ। तो एक पार्टिसिपेशन जो हो रहा है सिविल सर्विसेज में डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। और प्लस यह कहना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा अगर हम कहें कि महिला होने के बावजूद भी, क्योंकि हम जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 1975 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसको रिकॉग्नाइज ही इसी बात पे किया गया था, जेंडर इक्वालिटी के इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब महिला और पुरुष को समानांतर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। इसी चीज़ को हम लोग हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसी विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक स्ट्रांग महिला ही एक दूसरे स्ट्रांग महिला बनाती है, मुझे कहीं हद तक ये लगता है। तो हमारी जो माता जी हैं, मेरी माता जी प्रोफेसर थी हिस्ट्री की, तो वो कई बार हमको मोटिवेट करती थी कि आपको आगे अच्छे से करियर बनाना है। उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं कहा है कि फोर्सफुली कि आपको यही बनना है या बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज नहीं किया था। बट डेफिनेटली वो हमें ये रियलाइज़ करती थी कि आर्थिक रूप से महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना कितना आवश्यक है आज की दुनिया में। यदि आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं तो आप खुद के निर्णय ले सकते हैं। ये बात हमको बचपन में ही रियलाइज़ होने लग गई थी। उसके बाद आई वॉज क्लियर, तो मैंने इकोनॉमिक्स इज़ वन थिंग जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मेरा इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन हुआ था, स्कूल में हुआ था, तो एक चीज़ होती है ना, प्यार हो जाता है किसी चीज़ से, तो मुझे अर्थशास्त्र से प्यार हो गया था। तो माय फर्स्ट लव वाज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में मैं बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। देन आई डिड माई MN इकोनॉमिक्स। MN इकोनॉमिक्स करने के उपरांत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में CESP स्कूल है, उसमें MPhil कर रही थी इकोनॉमिक्स में, और उसी दौरान मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन हो गया था। एंड आश्चर्य की बात ये थी मेरे लिए भी कि उसके 3 दिन बाद ही मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया था और फिर मेरा प्लानिंग कमीशन में पदस्थापना हो गई थी 2 वर्ष के लिए। तो उस दौरान आई वॉज वर्किंग अपॉन इट। देन बहुत सारे इश्यूज आते थे। देखिए, उस समय का जो दौर था, उसी टाइम पे आई रियलाइज्ड कि आईएएस की सर्विस एक ऐसी एक्सक्लूसिव सर्विस है, अलग तरह की सर्विस है। आप देखेंगे तो आईपीएस में भी मोर और लेस देखिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है या ट्रैफिक वाला जो मैनेजमेंट, मतलब स्पेशलिस्ट जॉब है। लेकिन आईएएस आर जर्नलिस्ट्स। आईएएस ऐसी जॉब है जो डायरेक्टली लोगों की जो ज़िंदगी है उसको हम छू सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं बहुत तरीके से, भले ही हम सफलतापूर्वक स्कीम्स का एग्जीक्यूशन करवाएं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि हम बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते थे। जब जिस लोकेलिटी हम रहते थे तो मेन जो सड़क हुआ करती थी उसके अंदर की सड़क टूटी हुई रहती थी। बस हमें स्कूल की बस उतारती थी, जब भी हम अंदर की तरफ जाते थे तो टूटे टूटे गड्ढों से जाते थे। तो हमारी मदर से हमने एक बार ये पूछा था कि ये सड़क कौन ठीक करा सकता है, तो उनका हमें जवाब याद है कि कलेक्टर ठीक करा सकता है। तो उसके बाद से जहन में एक चीज़ उठ गई थी कि कलेक्टर वो एक सक्षम अधिकारी है जो कि वो काम कर सकता है जो एक स्कूल से बस से उतर के एक बच्चा जो घर जाते समय जो सोच रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन, रियल में इम्प्लीमेंटेशन, वो मुझे लगता है एक आईएएस ऑफिसर करवा सकता था। ये चीज़ मुझे कई साल बाद जब मैंने इकोनॉमिक सर्विस में भी थी तब भी मुझे रियलाइज़ होती थी कि मुझे ऐसी ही जॉब में आना चाहिए जहाँ मैं फील्ड में रह के फील्ड के लोगों के साथ काम कर सकूँ, लोगों के लिए कर सकूँ। मेरा आईएएस में आने का एक ही उद्देश्य था कि मैं सोशली काम कर सकूँ। अदरवाइज मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में थी, मैं अर्थशास्त्र से थी, लेकिन मैं लोगों के बीच रह के लोगों के लिए काम करना चाहती थी। मैम, 2014 में आपने आईएएस
क्लियर करा और आपकी ज्वाइनिंग फर्स्ट कई जगह जिले में, मतलब आप इंदौर में भी रहे, जिला पंचायत सीओ रहे और 2-3 जगह और आप रहे हैं वहाँ पे। बेसिकली सबसे अच्छे पल काम करने के दौरान कोई ऐसे मोमेंट हो जिसके दौरान आपने लोगों की हेल्प करी हो, ऐसा कोई पल हो? कि हमेशा आपका नीमच में भी देखा जाता है काफी हेल्पफुल नेचर लोग हैं, काफी अट्रैक्टिव आपकी तरफ समस्याओं सुनी जाती है, तो ऐसे कोई अच्छे पल हो जिनको हेल्प करके आपको लगा आपका आईएएस बनना वाकई में अभी तक सार्थक हुआ हो? देखिए, वो तो हर रोज़ ही लगता है। कई बार किसी की व्यक्ति हैं, कोई विधवा महिला आ गई है, हम थोड़ी भी उनकी मदद कर देते हैं। उनके चेहरे पे यदि कोई एक मुस्कुराहट भी आ जाए, एक दिन ज़िंदगी भी सार्थक हो जाए, तो एक खुशी मिल जाती है हमें। मेरी पहली पदस्थापना जो हुई थी वो असिस्टेंट कलेक्टर धार के बतौर हुई थी। जब मेरा प्रोबेशन ख़त्म हो रहा था तो प्रोबेशन का थोड़ा सा हिस्सा मैंने एसडीएम राव इंदौर में भी निकाला था। 3 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए मैं रही थी और उसके बाद मेरी पदस्थापना बागली में एसडीएम हो गई थी। जो मैं एसडीएम इंदौर में एसडीएम राव थी, तब मुझे याद है कि एक बार एक फ़ौजी मेरे पास आए थे और उनका ये कहना था, वो बड़े परेशान थे। उनकी शायद ज़मीन थी, क्योंकि हमारे जितने फ़ौजी भाई होते हैं वो बाहर काम करते हैं, बॉर्डर एरियाज़ में काम करते हैं, तो वो जो थे वो कश्मीर में काम कर रहे थे। हमेशा उनकी पदस्थापना कश्मीर रही थी। तो उनका ये कहना था कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड वो बहुत दुखी थे क्योंकि भूमाफिया ने उनका ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लिया था। तो जब वो आए और वो बहुत दुखी थे और सडनली उन्होंने अपना टी शर्ट थोड़ा सा पुल करके बताया कि उनको गोलियों के शॉट्स भी लगे हुए थे। आई कुड सी बुलेट के जो निशान वगैरह थे मैं देख सकती थी। तो आई स्टिल रिकॉल, ये 2017 की बात है, ये तब की बात है। तो तब मैंने उनका जो ज़मीन थी उसको भूमाफिया से तुरंत तत्काल से नगर निगम की सहायता से और हमारा जो पूरा तहसीलदार वाला जो हमारा जो राजस्व का अमला होता है उसके मार्फत उसको हमने मुक्त करवाया था। एंड उसके बाद ये हो गया था कि फोर्सेस के बहुत सारे जो लोग थे, क्योंकि महू का कैंटोनमेंट एरिया है इंदौर में, तो उनके भी जो सीओ वगैरह थे उनकी तरफ से भी मुझे काफ़ी सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए थे। उनका बस यही कहना था और उस टाइम पे मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि फ़ौजियों के प्रति जो ज़मीन संबंधित इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं और उनके परिवार संभाल नहीं पाते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है कि हम बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक होकर इस काम को करें। तो आई थिंक दैट वाज वन इंसिडेंट जिसने मुझे अंदर तक शेक कर दिया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो भी ऐसा व्यक्ति जो कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए लड़ रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के, और उसकी मदद मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कर पाऊँ तो मेरा फिर जॉब पे रहने का फ़ायदा नहीं है। तो विद इन 2 डेज़ मैंने उनको मुक्त कराया था, उनकी भूमि को, एंड जो भूमाफिया थे उनके विरुद्ध मैंने एनएसी की कार्रवाई कराई थी। मैम, बेसिकली देखा जाता है कि एक आईएएस आप बने हैं और आप जिस वर्क में काम करते हैं तो काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर जो कहा जाता है वो काफ़ी जगह अड़चने आती हैं, उसको किस तरीके से फेस करते हैं? क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली काफ़ी फेयर देखी जाती है, उसको भी दोनों चीज़ों को फेस करना, मतलब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि डेमोक्रेसी के स्तंभ होते हैं, तो एक महत्वपूर्ण स्तंभ राजनीति भी है। तो आप जो एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, देखिए, जो प्रशासनिक अमला जो चलता है और जो राजनीतिक अमला चलता है, और ये जो हमारी गाड़ी है, मतलब हम जो प्रजातंत्र, जो हमारा डेमोक्रेसी है जिसे हम रन कर रहे हैं, तो हमें साथ साथ चल के ही हम लोग काम करते हैं एंड एक दूसरे के सामंजस्य और सहयोग से काम करते हैं। अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे फॉर्चुनेटली बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जिन्होंने हमेशा मुझे हर कदम पे सपोर्ट ही किया है। क्योंकि आप कभी नहीं भूलिएगा कि जितने भी राजनीतिक भी लोग भी जो होते हैं वो हमेशा ईमानदार और जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं वो उनको हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और उनके डिसीजंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। और इस प्रकार का कोई भी वो भी उम्मीद नहीं करेंगे कि इस तरह का कोई भी कार्य हमसे करने की ऐसी कोई उम्मीद नहीं करेंगे जो कि हम लोग लीगली तौर पे नहीं कर सकते हैं। तो सो फार सो गुड, आई बीन फॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा ही इतनी पॉजिटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का हमेशा सपोर्ट मिला है। एंड अगेन आई से दैट जो भी हैं आपसी सामंजस्य और सहभागिता से ही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी मोटो और हमारा ऑब्जेक्टिव सेम ही है, विच इज़ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैम, बात करें व्यक्तिगत लाइफ की बात करें तो परिवार को लेकर क्या बैकग्राउंड, क्या स्थिति है, कहाँ के प्रॉपरली आप रहने वाले हैं, और फर्स्ट बार आपके दिमाग में आईएएस बनने का कब आया और आईएएस क्यों? वो तो हालांकि आप आईएएस क्यों तो बता ही दिया, लेकिन फर्स्ट बार कब सोचा आपने आईएएस बनने का? ओरिजिनली हम लोग करौली ज़िले के रहने वाले हैं। करौली ज़िले में एक बहुत छोटा सा गांव है सपोटरा, वहाँ के रहने वाले हैं। एंड हमारे फादर हमें स्टोरीज़ भी सुना करते थे, क्योंकि बहुत छोटा सा कस्बा है, वहाँ डिस्पेंसरी वगैरह भी नहीं थी, हम छोटे छोटे थे, तो घर भी ऐसे स्कार्सली पॉपुलेटेड थे कि एक घर यहाँ है तो दूसरा का घर मुझे लगता है कि 100 मीटर दूर ही होगा, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पे घर हुआ करते थे वहाँ पे उस टाइम पे, और एक पहाड़ी पे है तो फिर दूसरी पहाड़ी पे घर हो गया।
तो हमारे फादर हमें पुरानी कहानियाँ सुना करते थे कि 6 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ वो पढ़ने जाया करते थे। खेत थे हमारे दादा के, तो खेतों से क्रॉस करके वो जाते थे फिर आते थे, तो वो हमें अपनी स्ट्रगल डेज की स्टोरी सुनाते थे। तो फिर हमें लगता है कि उनका स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा रहा था। ऐसी हमारी मदर भी हैं, वो फॉर्चुनेट थी कि हमारे नाना ने उस टाइम पे उनको पढ़ाया। हमारी मौसी भी वो हैं, प्रोफेसर रही हैं, और मेरी मदर भी प्रोफेसर रही हैं। तो उस टाइम पे है ना, हिस्ट्री की प्रोफेसर थी वो, तो प्रोफेसर होना भी उनके लिए फॉर्चुनेट था, क्योंकि उस टाइम पे भी महिलाओं को जो स्ट्रगल था उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि कम था, उनको भी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिली होगी, इस प्रकार से आगे बढ़ पाई। और उसका जो एक मेन रीज़न ये था कि उनको उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया था, और बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिविटी कहीं दूसरों से फेस नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन उनकी भी, एवरीवन हैज़ देयर ओन सेट ऑफ स्टोरीज। हर किसी का संघर्ष का और स्ट्रगल की अपनी अपनी स्टोरीज होती है, मुझे लगता है। एंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मुझे लगता है कभी कोई ऐसी महिला मिल जाए या कोई भी ऐसा पुरुष मिल जाए, ऐसे सिंगल फादर्स होते हैं, सिंगल मदर्स होती हैं, और डिस्पाइट इकोनॉमिक बैकग्राउंड या डिस्पाइट कोई भी किसी प्रकार का बैकग्राउंड, और उसके उपरांत भी वो लोग पूरा उनका फोकस ये रहता है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे और निकालें। तो इफ़ यू टॉक अबाउट रोल मॉडल, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि कब व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम IAS ऑफिसर, तो आई थिंक ये बड़े ही फ्लो में हुआ है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था। एक टूटी सड़क की कहानी तो मैंने आपको सुनाई दी थी, लेकिन ओवर द ईयर्स जब हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, जब मदर से भी सुनते थे, एंड जब व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, हमने बाकी चैनल, मैं चैनल का किसी का नाम कोट नहीं करूँगी, चैनल्स पे ना वक्तव्य सुनना शुरू किया, एंड डिबेट सुननी शुरू की, एंड ज़्यादा से ज़्यादा व्हेन यू स्टडी मोर, है ना, व्हेन यू आर एक्सपोज्ड मोर टू थिंग्स, एंड स्पेशली जब आप दिल्ली चल जाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, तो आपको और ज़्यादा ये जो IAS का इंस्टीट्यूशन है, सिविल सर्विसेज का जो इंस्टीट्यूशन है, जिसके बारे में जो भ्रांतियाँ रहती हैं बहुत ज़्यादा, उसमें क्लैरिटी आ जाती है थोड़ी। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में दे सकते हैं और अपीयर कर सकते हैं, एंड इस तरह की प्रोफाइल होती है IAS की, ये काम होता है, और अगर आप उसमें जाते हैं तो इस तरह के आपको चैलेंजेस रहेंगे। नो डाउट वो जो मेन जो चैलेंजेस है वो तो आपको जॉब में आके ही पता चलते हैं, लेकिन कुछ कुछ आइडिया होने लगा था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड देन इवेंचुअली आई वांटेड टू कम इनटू सिविल सर्विसेज। जो भी था, पहले तो मैं इकोनॉमिक्स में ही अपना वो बनाना चाह रही थी, देन सिविल सर्विसेज में आई केम, एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में आने के बाद मुझे लगा कि मुझे IAS में आना चाहिए। मैम, 27 साल की उम्र में 2014 में आपने IAS क्लियर करा। सबसे बड़ा श्रेय फैमिली में किसको देना चाहेंगे सपोर्ट को लेकर? इसके पीछे सबसे ज्यादा श्रेय किसको? हर किसी एक इंसान का तो होता है, सबसे ज्यादा श्रेय किसको देंगे फैमिली में? सबसे ज़्यादा श्रेय तो देखिए, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैंने खुद नहीं की है, तो सबसे बड़ा श्रेय तो मुझे खुद ही जाता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन आई थिंक मेरी मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी मदर मतलब ट्रांसफरेबल जॉब थी, हमारे फादर हमेशा बाहर ही रहे थे, मतलब बाहर रहते थे, तो हमारी मदर ने सिंगल हैंडेडली हमको बड़ा किया। एंड मैं भी नहीं, मेरी सिस्टर भी ऑफिसर है, मेरा भाई भी ऑफिसर, माई सिस्टर इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर, एंड मेरे भाई IRS है, इनकम टैक्स में है छोटे वाले, तो तीनों को बड़ा किया। तो उनकी ओवर द ईयर्स हमने स्ट्रगल देखी थी कि किस प्रकार से उन्होंने, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, पहले तो तनख्वाह भी ऐसा नहीं था कि लास्ट मोमेंट तक, जैसे जैसे महीना ख़त्म हो जाता था, यू नीड टू मतलब काउंट करना पड़ता था, ये फीस जमा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा हो गया, ये हो गया है। एंड डिस्पाइट दैट कि शी यूज टू ट्राई हर लेवल बेस्ट कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, बुक्स ला के देती थी, एंड शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट। बेसिकली हर माँ कोशिश करती है, बट हमारी माँ ने तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हम पे, तो बहुत हद तक मैं उन्हें श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो रोल मॉडल है वो मेरी मदर खुद ही है। आप SDM भी रहे और जिला पंचायत CO भी रहे, किस दौरान आपने सबसे ज़्यादा फोकस करा और कुछ अवार्ड भी मिले, क्या कुछ स्थिति रही? SDM-शिप के बाद मेरी मई 2018 में CO जिला पंचायत इंदौर के बतौर पोस्टिंग रही थी, और 2 साल में CO जिला पंचायत इंदौर रही थी। उस दौरान मैंने मुख्य तौर पे एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी काम किया था ग्रामीण क्षेत्र में, एंड उसके अतिरिक्त वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी सारे मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, कम्युनिटी प्लांटेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स टेकअप किए थे। उसी दौरान एक अवार्ड था जो हमारी एक नेशनल वाटर अवार्ड था, जो रिवर रिवाइवल कैटेगरी थी,
थी, उसके अंतर्गत इंदौर को हमें फेलिसिटेट किया गया था 2018 में। और 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने पूरी एक पंचायत थी जो भारत की पहली पंचायत बना दी थी जिसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री किया गया था, उसके लिए स्वच्छता का एक अवार्ड मुझे दिया गया था जिसको श्री आमिर खान द्वारा मुझे प्रेजेंट किया गया था। 2020 फरवरी की बात है शायद, एज आई रिकॉल। तो यस, सीओ जिला पंचायत का जो काम था यानी अपर कलेक्टर डेवलपमेंट वाला, इट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा विकास कार्य पे फोकस कर सकते हैं। एंड वाटर कंजर्वेशन एंड ये एनवायरनमेंट वाले हैं जो मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो इसमें मैंने सीओशिप में काफ़ी फोकस किया था, काफ़ी काम किया था। एंड टचवुड मुझे बहुत ज़्यादा उसमें यील्ड्स भी देखने को मिल गई थी, क्योंकि आई कुड सी द विजिबल चेंजेस। हम लोग जो प्रोजेक्ट स्टडी बनाते थे कि कौन कौन से काम थे, जैसे जितने भी हमने ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाले जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए थे, तो उसका 2 साल में जो मैं उसके रिजल्ट्स देखती थी, तो फिर हमने जो रिपोर्ट वगैरह कंपाइल की थी उसको हम जल शक्ति मंत्रालय भी भेजते थे। तो CWC द्वारा भी उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था, जो हम इंदौर में उस टाइम पे हम लोगों ने काम किए थे। जैसे महिला दिवस को लेकर बात करी जाए कि महिला दिवस है, महिलाओं के लिए स्पेशल क्या करने का आपका सपना है और क्या ड्रीम है IAS बनने के बाद? महिलाओं के लिए वो काम कर देंगे तो आपका IAS बनना सफल हो जाएगा। देखिए, एक विशेष सर्कल अप्रोच होती है जो मुझे लाइफ साइकिल अप्रोच आप बोल सकते हैं, जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे चल के रोजगार पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि कोई भी महिला आर्थिक तौर पे सक्षम होगी तो वो अपने खुद के निर्णय ले सकती है। यदि वो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं होती है तो फिर वो सामाजिक बंधनों में बहुत ज़्यादा बन जाती है, और उसके उपरांत कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चाहती है, तब भी घरेलू हिंसा और कई सारे ऐसे मसले होते हैं जिनका उनको सामना करना पड़ जाता है। मैम, नीमच की बात करें तो नीमच में आपका 1 साल बहुत ही बेमिसाल रहा, अच्छे से काम करा, लोगों के साथ भी काफ़ी जुड़ाव लोगों का हमने आपके साथ देखा गया। लोगों का भरोसा जो होता है IAS के लिए सबसे मेन होता है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो जिले में आके 1 साल हुआ, 1 साल में क्या कुछ जिले के हालात देखे और क्या कुछ नई स्थितियां आपको लगी जिनमें और बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं खुद भी आई एम अ कॉग इन अ व्हील, मतलब ऐसा नहीं है। मैं भी एक अधिकारी हूँ। बहुत सारा पूरा एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस का बहुत बड़ा एक सेटअप रहता है, बहुत बड़ा अमला होता है जो अपने अपने स्तर पे काम करता है, पूरा प्रयास भी करता है अपने अपने स्तर पे काम करने के लिए। लेकिन कुछ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जैसा कि मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे लगा था रेड क्रॉस में मूक बधिर बच्चियाँ हैं, उनके साथ मेरा बहुत लगाव हो गया उस स्कूल से, क्योंकि मैंने पहले भी जब मैं इंदौर में भी पदस्थ रही थी तो मैंने सामाजिक न्याय विभाग के साथ काफ़ी काम किया था। तो उस दौरान मैंने ये अब आई एम ट्राइंग कि उन बच्चियों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, क्योंकि सिर्फ देखिए कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि अभी बच्चियां जो रेमेडियल क्लासेस वगैरह ले लें और जो उनकी एज ग्रुप है उसमें वो फिर आगे उनका एडमिशन करवा के हम लोग एग्ज़ाम वगैरह दिलवाएं, और जो इंक्लूसिव समावेशी जो विकास की बात करते हैं तो हम लोग वो जो दूसरे बच्चे जैसे स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं वहीं पे जाना शुरू करें। इसीलिए मैंने उनका CWSN में भी अब रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आई वॉन्ट टू सी देम कि जिस प्रकार से इंदौर में हमने कुछ बच्चियों को कोचिंग वगैरह करवाई थी, और आई रिमेंबर कि 12 दृष्टिबाधित बच्चियां थी जिनका PO में एडमिशन हो गया था, PO में मतलब क्लियर कर लिया था उन्होंने बैंकिंग सर्विसेज में। तो इसी तरीके से इन बच्चों का भी यही टाइम है कि मैं फोकस कर सकूं और उनके करियर के बारे में कुछ सोच सकूं। इसी प्रकार से हमारा एक MR स्कूल है जो मैंने यहाँ पे ओपन करवाया है, जो कोविड से पहले शायद बंद हो गया होगा या किसी कारणवश अब वापस से पुणे से शुरू करवाया था, जब पता चला कि बहुत सारे माँ बाप आए थे कि करीबन 30-31 बच्चे तो रिपोर्टेडली ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रहे हैं। तो वो एक रीओपन करवाया है। इसके अतिरिक्त तो और भी वेरियस तरीके से कैंप्स लगवाना DDRC के माध्यम से, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बट ये है कि जब भी मुझे समय मिलता है, आज भी जब होली का है उपलक्ष्य, तब भी मैं आज भी बच्चों के साथ जाऊंगी। एक खुशियाँ बांटने की बात होती है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं या वृद्धाश्रम में बच्चे रहते हैं या मूक बधिर बच्चे जो यहाँ पर हैं, जो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, इनकी एक्चुअली कोई फैमिली नहीं है, इनके पास ये दोनों हैं या फिर हम हैं। सो बेसिकली देखा जाता है बेसिकली काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि नीमच में जो बच्चों को माहौल सालों से नहीं मिल पाया था, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, हर जगह आपने बच्चों को जाकर एक पारिवारिक माहौल देने का प्रयास करा है, बच्चों के चेहरे पर हर वो खुशी देने का प्रयास करा है। तो क्या कुछ और नई तैयारी भी आपकी उनके साथ, जब उनके बीच जाते हैं तो कैसा फील होता है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। इट इज़ डी स्ट्रेसिंग फॉर मी ऑल्सो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब देखिए वो मुझे सुन नहीं सकते हैं, मैं उनको कुछ साइन लैंग्वेजेस थोड़ा समझने का प्रयास करती हूँ, लेकिन जो मानवता की जो भाषा होती है वो उसको एक्चुअली शब्दों की आवश्यकता नहीं, आवाज़ की आवश्यकता नहीं होती है।
तो इस तरह हम लोग एक दूसरे को इमोशन से समझ लेते हैं पूरा, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो देखते हैं, मैं समझ जाती हूँ उनको कुछ इश्यूज़ है एक्चुअली, या मैं कुछ देखती हूँ तो वो मुझे कम्युनिकेट कर देते हैं अपनी आंखों से कि मैडम हमें इश्यूज़ है, खुश हैं या फिर हमको कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। तो मैं मेरी कैपेसिटी माई लेवल बेस्ट कि उन बच्चों को जितना मैं जिस वजह से वो स्कूल खुला है उनके जीवन में कुछ सुधार ला सकें, और आगे अगर उनके करियर बिल्डिंग में मैं कुछ काम अगर मदद कर सकूं कि एज आई सेड कि हर किसी का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आवश्यक है, वरना हर कोई बोझ बन जाता है एक दूसरे पर। मैम 8 मार्च को देखा आपने 40 डंपर पकड़ने की कार्रवाई करी थी। तो ये जब मैं एसडीएम थी तब की बात है, आप सही कह रहे हैं। मैं एसडीएम बागली थी तो कोइंसिडेंटली उस दिन मैंने प्लान कर लिया था, और 8 मार्च ही था उस दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही था, तो उस दिन मैं निकल गई थी और साथ में कुछ प्लान कर लिया था, तो एक ही दिन में 40 डंपर पकड़ लिए थे। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब मुझे लगता है कि अब मेरी जगह कोई पुरुष अधिकारी होता तो वो भी 2 गार्ड लेके जाता, मैं भी 2 गार्ड और पुलिस का अमला लेके चली गई। लीडरशिप क्वालिटीज़ है, देखिए कोई भी महिला कहीं पे भी कम नहीं है। आज आप देखें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारी महिला ही है, प्रेसिडेंट। तो कोई हर फील्ड में आपको देखा जाए तो हर फील्ड में आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, और मुझे लगता है कि ये सारे एग्जांपल्स को अगर आप चाहते हैं कि दूसरी बच्चियां भी जो हैं, क्योंकि एक महिला दूसरी बच्चियों की इंस्पिरेशन बनती है, एंड 1 विमेन अगर एक महिला सक्सेसफुल होती है तो अपने साथ साथ कम से कम 1000 महिलाओं को और खींच के लाए, इतना दृढ़ हर सक्सेसफुल महिला को करना चाहिए। ये थी हमारे साथ में अपर कलेक्टर नेहा मीणा, जिनसे बातचीत करी किस प्रकार से महिला होकर कठिन परिश्रम करा और 2014 में आईएएस बने, और आईएएस बनने के पीछे मुख्य मंशा जो है, चाहते तो आईपीएस भी बन सकते थे, लेकिन आईएएस बनने के पीछे मुख्य मंशा थी जनता और लोगों से कनेक्टिविटी करना, लोगों के संपर्क में आना और उनकी सहायता करना, और आईएएस बनकर बखूबी अपना दायित्व नेहा मीणा जो आईएएस है वो निभा रही हैं, और लगातार देखा जा रहा है कि 2 बार उन्हें अवार्ड भी मिला है। जिस प्रकार से नेहा मीणा की कार्यप्रणाली है, लगभग लोगों की लोकप्रियता उनकी तरफ बढ़ती चली जा रही है।